गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की एक अहम क्लास बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के मुताल्लिक़ और इसकी अहमियत और इफ़ादियत, साथ ही साथ डेटा कलेक्शन यानी जो मवाद का किस तरीक़े से कलेक्शन होता है, डिफरेंट व्यूज़ देखेंगे। मैं भी अपनी राय आपके सामने रखूँगा और एक एंड अदर ओपिनियन आल्सो, एक जो है एक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से एक और इसके अंदर एडेड वीडियो भी जो है आप देखेंगे। तो इस तरह जो है आप प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा यानी बुनियादी या इब्तदाई मवाद और सानवी मवाद, सेकेंडरी डाटा के ताल्लुक़ से तफसीली जो है मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बड़े गौर से देखने की ज़रूरत है आप, और इसके अख्ताम पर कुछ सवालात हैं तो भी आप सवालात जो है ज़रूर जो है नोट कर सकते हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स। तो कारोबारी शुमारियात की अहमियत, चूँकि हमने इतनी सारी बातें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इसमें देखें कि बहुत सारे फ़वाइद जो है हम कारोबारी शुमारियात से करते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये कई सब्जेक्ट्स, कई मज़ामिन से भी ताल्लुक़ रखती है, कई जो है फील्ड पर, कई जो है मैदानों के अंदर ये रहबरी करती है। और कारोबारी शुमारियात एक आम आदमी को भी मदद करती है और बड़े बड़े और छोटे छोटे कारोबारी इदारों को भी, और मुख्तलिफ़ शोबेजात जो भी हम इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए देखते हैं, चाहे वो हुकूमती सतह के हों, चाहे वो ख़ानगी सतह के हों, हम देखते हैं कि शुमारियात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो आइए सबको हम इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे कुछ अहम नुकात पर आज डिस्कस करें। और अहम नुकात में सबसे पहले हम लेंगे कि इम्पोर्टेंस टू ए कॉमन मैन, एक आम आदमी के लिए क्या फ़वाइद है, क्या अहमियत है। एक आम आदमी होता है, वो घर की ज़रूरियात की चीज़ें या अपने प्रोफेशन से वाबस्ता है वो, तो वो जो है ज़रूर ये देखता है कि कौन सी चीज़ उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, न सिर्फ़ क्वालिटी यानी उसकी ख़ासियत के तौर पे, बल्कि कौन सी चीज़ उसको कम कीमत पे भी जो है मिल सकती है। तो वो देखता है, सर्वे करता है, अपने इल्म के हिसाब से सोचता है और अपने दोस्त अहबाब से मशवरा करता है, और जब जाके वो अपनी ज़रूरियात की तकमील करने के लिए पूरी तरीक़े से आगे बढ़ता है। तो एक आम आदमी को कोई भी फ़ैसला करने में ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो अपनी ज़ाती ज़रूरियात हो या घर की ज़रूरत हो या उसकी कारोबारी ज़रूरियात हो, वो बहुत ज़्यादा हसास होता है। वो अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने जो रकूमात हैं, उसको सही अंदाज़ में, बेहतर ख़ासियत वाली अशिया और बेहतर अंदाज़ में वो इस्तेमाल करना चाहता है। तो हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस टू ए कॉमन मैन यानी एक आम आदमी की ये ज़रूरत है। कारोबारी शुमारियात एक आम आदमी की ज़रूरत है, इसके बग़ैर वो नहीं रह सकता, इसको दिन रात इसको जो है शुमारियात की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह और एक पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू स्टेट। जब अब एक आम आदमी या शहरी का हम मुताला करें हैं कि किस तरीक़े से वो ज़रूरत है, तो हम देखेंगे एक रियासत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक किसी भी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए, या कोई भी एक जो है एक स्टेट है, तो उसके लिए भी बेहद ज़रूरी है। कोई भी इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी पॉलिसी जो होती है, हुकूमत अगर इम्प्लीमेंट करना चाहती है, उस पर अमलावरी करना चाहती है, तो हम देखते हैं कि वो पूरे हक़ाइक़ जो उस मकाम के जोग्राफ़िकल स्ट्रक्चर के ताल्लुक़ से हो, वहाँ के माशी हालात के ताल्लुक़ से हो, वहाँ के शहरियों के ज़ाती जो ख़ुसूसियात हैं, ज़ाती हालात हैं, उनकी ज़िंदगियाँ हैं और उनके इकनॉमिकल कंडीशन है, मईशत है, माशी हालत है, उनके रोज़गार और उनकी रोज़गार की अहलियत है, उनकी तालीमी सूरत हाल और सेहत का इंतज़ाम है, ये तमाम का जायज़ा जो है कोई भी स्टेट लेती है। तो उन्हें मालूम करना होता है कि भाई
कितने ऐसे शहरी हैं जो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ऐसे शहरी हैं जिनके अंदर जो है ज़रूरी पेशे से ज़्यादा दिलचस्पी है, या जो है मालिकीन हैं उनके माशी हालत फ़लाँ फ़लाँ हैं। कितने जो है शहरियों की माशी हालत पस्त से पस्तर है, गुर्बत या गुर्बत की सतह से निचले सतह की है। या कौन से ऐसे जो है इलाक़े हैं जहाँ पर तालीमी सूरत हाल बेहतर है, कौन से ऐसे इलाक़े हैं जहाँ ज़्यादा फ़र्टाइल है, जहाँ ज़रख़ेज़ियत ज़्यादा है। और ये तमाम चीज़ें जो है इसका जायज़ा लेने के लिए ख़ुसूसी तौर पे सर्वे भी होता है, मुख्तलिफ़ क़िस्म के हक़ाइक़ को इकट्ठा किया जाता है, तब जाके जो कि हुकूमत या गवर्नमेंट के लेवल पे जो है एक पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, स्कीम्स बनाए जाते हैं, तरग़ीबात दी जाती हैं, सहूलियात देने की कोशिशें होती हैं। तो कोई भी एक खुशहाल स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट, वो तब तक नहीं बन सकता जब तक कि तमाम हक़ाइक़ का सही अंदाज़ में पता ना लग जाए। और हक़ाइक़ का सही पता लगने के लिए ज़रूरी है कि शुमारियात हों, उनके मुख्तलिफ़ क़िस्म के तफ़सीलात सही अंदाज़ में डाटा जो है उनके पास हो, शुमार किए जाएँ, हक़ाइक़ को जो है जमा किया जाए। इसी तरह अहम जो है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिज़नेस मैनेजमेंट, कारोबारी इंतज़ामिया में इसकी काफ़ी अहमियत है। कोई भी कारोबार किया जा रहा है तो उसका इंतज़ामिया को मुनज़्ज़म करने के लिए बेहतर अंदाज में शुमारियात जो है मददगार है। जब आप बिज़नेस मैनेजमेंट के अंदर इंश्योरेंस की बात करेंगे, इंश्योरेंस एक अहम है, बीमा करवाते हैं। कोई भी कारोबार के लिए कौन से किस्म का इंश्योरेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है, कितनी उसकी मुद्दत होनी चाहिए, कितना उसके लिए हम सरमाया लगा सकते हैं, सरमाए को महफूज रख सकते हैं, और उससे हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें गौर की जाती हैं। बिज़नेस मैनेजमेंट में यानी कारोबारी इंतज़ामिया में हम ये देखते हैं कि भाई फ़िनैंशियल सर्विसेज कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें जो है सर्विसेज जो है हासिल हैं, यानी मालियाती सहूलियात हैं, मालियाती सहूलत कहाँ कहाँ से हमें बेहतर अंदाज में हासिल हो सकती है। मार्केट रिसर्च यानी बाज़ारकारी और तहक़ीक़, बाज़ार की तहक़ीक़ के लिए एक कारोबारी इंतज़ामिया पर बेहद एक अहम ज़िम्मेदारी होती है। तो ये तमाम रिसर्च जो है शुमारियात के बुनियाद पे होती है। चाहे वो आप इंश्योरेंस लें तो आप रिकॉर्ड्स देखेंगे, आप शुमारियात देखेंगे, और आप जो है कोई भी फ़िनैंशियल सर्विसेज से अगर आप अपने वसाइल इकट्ठा कर रहे हैं, माली वसाइल इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसका भी जो है डाटा आपको चाहिए। और इसी तरह मार्केट की जब आप रिसर्च करते हैं तब भी जो है आपको शुमारियात की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ आप जब क्वालिटी एश्योरेंस में बात करेंगे, क्वालिटी ऑफ योर सर्विस, क्वालिटी एश्योरेंस अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप शुमारियात को मतलब से डीपली स्टडी करने के बाद ही आप इस मामले को डील कर सकते हैं। और अकाउंट्स एंड ऑडिट, अकाउंट्स किस सतह पे चल रहे हैं, कौन कौन सी अकाउंट्स की किस तरीके से सूरत हाल है, कौन से किस्म के अकाउंटिंग मेथड्स जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तरीक़ेकार क्या है खातादारी का, खाता नवेसी का, और आम तौर पे जो होना चाहिए, कौन से अकाउंटिंग तरीक़े या मेथड्स जो है प्रेफरेबल हैं, आपको तरजीह जो है हासिल होते हैं। और ऑडिट यानी तनख़ी होती है, तनख़ी किस तरीके से हो रही है, तनख़ी के रिपोर्ट्स क्या हैं, ये सब जो है शुमारियात के अंदर दाखिल हैं। और दीगर जो है ज़रूरियात जो क्वालिटी के ताल्लुक़ से हो, उसके एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर के ताल्लुक़ से हो, उनकी घटती या बढ़ती जो है उस कारोबार की तलब है, उसके प्रोडक्ट की तलब है, उसके मुताल्लिक़ हम जो है कारोबारी इंतज़ामिया के तहत इसकी काफ़ी अहमियत है शुमारियात की। तो इस तरह हम इसके जो है अहमियत जो है कारोबारी इंतज़ामिया के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इम्पॉर्टेंस इन इकनॉमिक, माशियात के अंदर भी बेहद जो है अहम रोल जो है शुमारियात अदा करता है। जैसा कि फार्मूलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज, माशी क़वानीन अगर कोई तरतीब देना है, ख़ुसूसन माश से रिलेटेड ताल्लुक़ रखने वाले कोई लॉज क़वानीन हुकूमत की जानिब से अगर तरतीब देना है, आपको शुमारियात चाहिए।
उन शुमारियात की बुनियाद पे बेहतर इकोनॉमिक लॉज जो तरतीब दिए जा सकते हैं, जो हुकूमत के लिए भी और शहरियों के लिए भी ज़्यादा मुफीद हों, तो उस किस्म के लॉज को हम तरतीब दे सकते हैं। और देखते हैं कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये जो माशी मसाइल हैं, क्या मसाइल हैं, कौन कौन से माशी मसाइल हैं, कौन कौन से माशी मसाइल की रोकथाम अशद ज़रूरत है, कौन कौन से माशी मसाइल का हल मतलूब है, कौन से माशी मसाइल को किस तरह हल किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें शुमारियात की बुनियाद पे हो सकती हैं। माशी मसाइल को आप मसाइल की तरह देखें और उन मसाइल के हल के लिए आप कोशिशें करें, और इसके तरीक़ेकार और इसकी जो भी रास्ते हो सकते हैं, इन तमाम मसाइल के असबाब क्या हैं और इसका इलाज क्या है, ये सब शुमारियात की मदद से हो सकता है। और इसकी अहमियत नेशनल इनकम के ताल्लुक़ से भी है। कौमी आमदनी एक अहम जो है पॉइंट है जो माशियात से जुड़ा हुआ है, एक अहम नुक्ता है। किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी को देखकर उस मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल, यानी जो है मुकम्मल तौर पे उसकी जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल, माशी सतह जो है हमें मालूम होती है। और देखते हैं कि हम इकनॉमिक प्लानिंग, आप कोई भी माशी मंसूबा आप तब तक तैयार नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास हक़ाइक़ पर मबनी शुमारियात न हों। शुमारियात अगर हक़ाइक़ पर मबनी और आपको डाटा मिल जाता है इसके मुताल्लिक़, तो तभी आप फ्यूचर के लिए मंसूबा जो है बनाते हैं। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ 5 साला मंसूबे बनते हैं, सालाना मंसूबे बनते हैं, और जो है हंगामी तौर पे भी कई मंसूबे बनते हैं। तो ये तमाम मंसूबे कुछ शुमारियात की बुनियाद पर ही बनते हैं। शुमारियात हों तो ये तमाम फ़ैसले किए जा सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि माशियात के मैदान में शुमारियात का बहुत बड़ा रोल है, एक अहम किरदार है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, रियाजी से क्या ताल्लुक़ है, आदाद शुमारियात से ताल्लुक़ है, आदाद का मैथमेटिक्स से भी ताल्लुक़ है। और शुमारियात इतना मुताल्लुक़ है मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है। तो गोया कि इतना कोरिलेटेड, इतना क़रीबी ताल्लुक़ जो है शुमारियात और रियाजी का होता है, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का होता है। मुख्तलिफ़ क़िस्म के थियरम्स हैं, मुख्तलिफ़ क़िस्म के फार्मूलाज़ हैं, ज़ाब्ते हैं, नज़रियात हैं रियाजी के, उनको डिफ़ाइन करने के लिए, उनके अंदर बेहतरी लाने के लिए, मज़ीद इसमें तहक़ीक़ी उन्सर पैदा करने के लिए स्टैटिस्टिक्स इन मैथमेटिक्स एक अहम रोल अदा करता है। मैथमेटिक्स भी एक वसी मैदान है, रियाजी का एक वसी मैदान होने के बावजूद उसे शुमारियात की गोया के शुमारियात सब्जेक्ट से इसका ताल्लुक़ है, और इससे काफ़ी गोया के एक मदद होती है, और मैथमेटिक्स का भी ये हिस्सा माना जाता है, और शुमारियात जो है मैथमेटिक्स से बहुत क़रीब है। तो इस तरह जो है एक अहमियत के लिहाज से शुमारियात रियाजी को भी काफ़ी क़रीब से जो है मदद फ़राहम करती है, और इसके मैथमेटिक्स के लिए, रियाजी के लिए काफ़ी अहम है। अब देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एंड नेचुरल साइंस, ये कुदरती तौर पे एक अहम चीज़ है। ये जो साइंस है, साइंस से इतना रिलेटेड यानी ताल्लुक़ जो है शुमारियात का है। आप समझ सकते हैं कि कई आलात ऐसे हैं जो शुमारियात की मदद से जो है वक़ूफ़ पज़ीर हैं या डिपेंडेंट हैं या काम में लाए जाते हैं। जैसा कि आप इलाज के मुआलजे के मामले में, जब कोई पेशेंट होता है इंसानी सेहत के मामले में, उसका अगर टेम्परेचर जो है, उसकी हरारत को टेस्ट करने की बात आती है, तो थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है और शुमार किया जाता है कि हरारत कितने दर्जे हरारत है, कितने दर्जे हरारत तक जो है बुखार है, इस तरीक़े से। और देखते हैं हम लोग जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कितने सेल्स हैं, कितनी हड्डियां हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने जो है
कितना पानी होता है, कितने उसका दांत है, ये सब जो है एक आदाद में जो है पैमाइश होती है, उसकी गिनती होती है, उसका हिसाब लगाया जाता है। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि कई आलात इस तरीके के प्रोड्यूस हो चुके हैं आज मेडिकल साइंस में कि जिसको शुमार करते हुए मरीज़ की सूरत हाल या हालत का पता लगाया जाता है। जैसा कि ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो जो है शुगर टेस्ट करना हो, चाहे और कोई भी बीमारी का टेस्ट हो, ये सब चीज़ें बराबर एक हिसाब के साथ जो है तोली जाती हैं, नापी जाती हैं, आदात के हिसाब से भी देखी जाती हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि शुमार किया जाता है। तो मेडिकल साइंस और नेचुरल साइंस के अंदर शुमारियात का बेहद अहम मकाम है। और कार्ल पियर्सन्स माहिर शुमारियात ने यहाँ तक कह दिया कि अगर शुमारियात ना हो तो ये नेचुरल साइंसेस जो है काम ही नहीं कर सकती, किसी के काम कुछ नहीं आएगी जब तक कि आप शुमारियात का सहारा ना लें। तो यहाँ तक जो है उन्होंने कह दिया। तो इस तरह नेचुरल साइंस में शुमारियात का बेइंतहा अहम रोल जो है हम समझ सकते हैं। अब एक देखिए स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल साइंसेस, एक मुख्तलिफ़ किस्म की समाजी साइंसेस भी हैं। हम जिस तरीके से इकनॉमिक्स के ताल्लुक़ से तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए कई जोग्राफ़िकल चीज़ें हो सकती हैं, कई जो है वहाँ के माहौल के हिसाब से हो सकती हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट यानी माहौल के हिसाब से हो सकती हैं, वहाँ के तहज़ीबी, तमद्दुनी और वहाँ के सेहत, इलाज व मुआलजा, तमाम चीज़ों से पर मुहित कई किस्म के साइंसेस हो सकते हैं। तो इन तमाम सोशल साइंसेस को शुमार किया जाता है। शुमारियात की बुनियाद पर इससे मदद हासिल होती है कि वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले हैं, किस तरीके से कितनी आबादी कौन सी लैंग्वेज बोलती है, कितनी आबादी का हिस्सा कौन से मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, कितनी आबादी का हिस्सा किस किस्म का फ़ैशन या तहज़ीब जो है अपनाई हुई है, कौन कौन से मज़ाहिब वाले, कौन कौन से कितने लैंग्वेजेस जो है वहाँ बोली जाती हैं, कितनी बोलियाँ वहाँ बोली जाती हैं, वहाँ के तमद्दुन कैसा है, वहाँ पे ज़मीन की, वहाँ पे लैंड की फर्टिलिटी कैसी है, ज़राअत का क्या मौका है वहाँ पर जो है हवाओं का क्या लेवल है, किस तरीक़े से उसका बहाव होता है, वहाँ पर पानी का किस तरीक़े से सैराबी है, वहाँ पर किस लेवल पे वाटर लेवल वहाँ पर पाया जाता है, और वहाँ पर पथरीली ज़मीन कितनी है, वहाँ पर दर्जे हरारत किस नौइयत का है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी किस लेवल की होती है, किस दर्जे की होती है, पहाड़ी इलाका कितना है, और देखते हैं वहाँ की मिट्टी यानी ये जो रेत होती है या रेत का क्या मामला है, मिट्टी का रंग कौन से कलर वहाँ ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर किस किस्म की काश्तकारी के ज़्यादा मौक़े पाए जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों का अहाता सोशल साइंसेस में होता है। बहुत तफसील जो है ये जो है सब्जेक्ट है, ये इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखेंगे कि शुमारियात इसमें एक अहम रोल, बहुत ही अहम रोल अदा करता है। तो इस तरह शुमारियात हों तो हमें मालूम होगा कि कितने एकड़ ज़मीन फ़लाँ एग्रीकल्चर के लिए यूज़ की जा रही है, इस्तेमाल में है, कितना जो है यहाँ पर कैपिटा इनकम जो है यूटिलाइजेशन आ रहा है, कितना जो है पानी का लेवल जो है कितने सेंटीमीटर्स हैं, और बारिश का क्या मामला है, हवाओं का किस लेवल पे बहाव है। ये तमाम चीज़ें बहरहाल शुमार किए जाते हैं। मौसमी लिहाज से कि कौन कौन से मौसम आते हैं, मौसम का किस तरीके से यहाँ पर असर होता है। तो एक एक चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन तमाम का अहाता करना और उसको बेहतर अंदाज में जो है अपने काम के लिए इस्तेमाल करना, ये शुमारियात से डायरेक्टली ताल्लुक़ है। सीधे सीधे जो है हम बोलेंगे कि शुमारियात के इसके अंदर बहुत बड़ा दखल है। अब देखेंगे हम स्टैटिस्टिक्स एंड अदर डिसिप्लिन। इससे हटकर भी कई डिसिप्लिन ऐसे हैं, कई ऐसे मैदान हैं, चाहे वो खेल का मैदान ही क्यों ना हो। खेल के मैदान में भी स्टैटिस्टिक होता है कि कोई भी प्लेयर का कैसा परफॉर्मेंस हो, चाहे एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए ऑलराउंडर, एज ए कैप्टन, एज ए मेंबर ऑफ द टीम,
किस तरीके का वो परफॉर्मेंस कर रहा है, और वेरियस फॉर्मेट्स में, टेस्ट फॉर्मेट में, 2020 के फॉर्मेट में, 50 ओवर्स के फॉर्मेट में, वनडे मैचेस में, तो वेरियस डिसिप्लिन, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो जो है तवानाई का कंपटीशन का मैदान हो, कारोबारी मैदान हो, और दीगर कई मैदान ऐसे होते हैं जो सोशल बिहेवियर के ताल्लुक़ से भी हो सकते हैं, उसमें भी जो है शुमारियात का बेहतरीन जो है रोल है। और एक अहम पॉइंट जो आपके सामने आएगा वो है स्टैटिस्टिक्स एंड पॉलिटिक्स। पोल्स होते हैं, नुमाइंदे खड़े होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने दावे करते हैं, आवाम की वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, मियाद मुकर्रर होती है कि अगर कोई भी नुमाइंदा जीतता है तो कितने साल जो है वो हुकूमत करेगा, कौन सी भी पार्टी जो है रूल कर सकती है तो कितने साल रूल करेगी, कितने जो है मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स होंगे, कितने नशिस्तें होंगी, कितने जो है मेंबर ऑफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो है कौमी जो है एक पार्लियामेंट होती है और कौमी सतह पे, और रियासती सतह पे असेंबली होती है। फिर आप देखते हैं लोकल लेवल पे हम देखते हैं म्यूनसिपाल्टीज़ अलग से हैं, कॉरपोरेशंस भी हैं अलग अलग लेवल पे, फिर और लो लेवल पे अगर है तो मुख्तलिफ़ किस्म के पंचायत और दीगर जो है हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पर इलेक्शंस का एक लेवल जो है हम देख सकते हैं। तो हमें जानने की कोशिश करना है कि स्टैटिस्टिक्स कितना बेहतरीन रोल इसमें अदा करता है। एक एक फ़र्द, ऑल आर वन और वन फॉर ऑल, एक शहरी का वोट, हर शहरी का वोट, हर शहरी का एक एक वोट की कीमत होती है, कद्र होती है। सब लोग जो है अपना अपना एक एक वोट डालते हैं कोई भी नुमाइंदे के हक़ में, वो काउंट होती है। एक एक वोट से भी नुमाइंदे हार जाते हैं कई दफ़ा, एक एक सीट से भी रियासतों की हुकूमत, कौमी हुकूमत जो है तख्ता जो है उलट सकती है, एक एक सीट की वजह से, एक एक नशिस्त की वजह से। तो कितना बड़ा अहम रोल ये अदा करते हैं। तो हम देखते हैं पॉलिटिकली जो है एक जोग्राफिकली हुकूमत आती है तो अपने तौर पे इलाक़े भी तकसीम करती है, नए नए अज़ला भी बनाए जाते हैं, नए नए रियासतें बनती हैं, कोई भी मुल्क में बन सकती हैं। तो इस तरह ये पॉलिटिकल इफ़ेक्ट होता है उसकी आबादी के लिहाज से। कोई भी ज़िला तकसीम होता है तो शुमारियात की बुनियाद पे, कि इतनी आबादी की बुनियाद पर जो है इसे तकसीम किया जा रहा है, ज़ुबान, रंग व नस्ल, तहज़ीब की बुनियाद पे इसे अलहदा किया जा रहा है। तो इस तरह एक पॉलिटिक्स एक बहुत मेजर रोल जो है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए है, लेकिन उसकी तरक्की के लिए शुमारियात एक अहम रोल अदा करता है। तो फिर से शुमारियात अगर ना हो तो ये तमाम तर बातें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो है उतनी मुमकिन नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि शुमारियात की आज हमने तफसीली तौर पे इसका तारुफ़, साथ में इसकी नौइयत और साथ ही साथ इसकी अहमियत जो मुख्तलिफ़ मैदानों में है हमने सैर हासिल गुफ्तगू की और समझने की कोशिश की। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है बखूबी इसका भरपूर अंदाज में मुताला करते रहें, और मुताले के साथ आप एक से ज़ायद किताबें भी अगर मैसर हैं तो अब बेहतर है कि एक से ज़ायद आथर्स का जो है मुताला करते जाएं। मुख्तलिफ़ पब्लिकेशंस आ चुके हैं, पब्लिकेशंस और मुख्तलिफ़ आथर्स की भी किताबें आ चुकी हैं। तो इस तरह आप मुताले के साथ अपना इल्म जो है बढ़ा सकते हैं, और जो भी अगर डाउट हो, शुकूक व शुबहात हो तो ज़रूर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। आज की मुकम्मल क्लास अटेंड करने के लिए हम बेहद मशकूर हैं। Hi guys and welcome back to another video of Economics on Tips। आज हम भाई सेकंड चैप्टर लेके आए स्टैटिस्टिक्स का। फर्स्ट चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर था, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने स्टैटिस्टिक एज अ सिंगुलर सेंस में 5 स्टेप्स पढ़े थे। उन 5 स्टेप्स पे आपकी पूरी की पूरी बुक बेस्ड है, ये मैंने समझा दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे उसके पहले स्टेप पे आते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, कोई भी रिजल्ट पे पहुंचने के लिए सबसे पहला काम होता है डेटा को कलेक्ट करना।
डेटा कहां से कलेक्ट किया जाता है, कैसे कलेक्ट किया जाता है, कौन कलेक्ट करता है, किस तरीके से कलेक्ट करता है, ये सारी चीजें आपके इस चैप्टर में मौजूद है। ये है तो थ्योरेटिकल चैप्टर पर है बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, है थ्योरेटिकल चैप्टर पर है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग है, इसमें मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग है। कलेक्शन ऑफ डेटा सेकंड चैप्टर तक ही सीमित नहीं है, अगला वाला जो चैप्टर है सेंसस और सैंपलिंग, वो भी कलेक्शन ऑफ डेटा के अंदर ही आता है। तो इस चैप्टर में हमें कई सारी चीजें पढ़नी है। आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूं, टाइप्स ऑफ डेटा समझाऊंगा और टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा समझाऊंगा। उसके बाद अगली वीडियो पर बनाते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको कलेक्ट करने का तरीका समझाएंगे। ये चैप्टर बड़ा छोटा सा है, 2 से 3 वीडियो के अंदर ये चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो समय बर्बाद नहीं करते और जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। पहले स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन देखते हैं जो हमने अभी पढ़ी थी, पिछली बार भी पढ़ी थी। स्टैटिस्टिक मींस डेटा और क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन केपेबल ऑफ सम मीनिंगफुल कंक्लूजन। कोई डेटा या कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कि एक मीनिंगफुल कंक्लूजन दे सके, कोई रिजल्ट दे सके, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब समझना मेरी बात, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, किसी डेटा से कुछ इंटरप्रेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उस डेटा को कलेक्ट करना। सो द फर्स्ट स्टेप जहां से हमारी स्टैटिस्टिक्स के सारे जो सीढ़ियां हैं वो शुरू होती हैं, पहला स्टेप क्या है अपना, कलेक्शन ऑफ डेटा। इन कलेक्शन ऑफ डेटा वी स्टडी द सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा। 2 चीजें हमें पढ़नी है, सोर्सेज कहां से कलेक्ट करेंगे, सेकंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा, कैसे कलेक्ट करना है, दोनों चीजें ध्यान रखना है। कहां से कलेक्ट करना है और कैसे कलेक्ट करना है, ये 2 चीजें बड़ी जरूरी है। आज हम ये वाला पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। आज की वीडियो बड़ी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा मैं, क्यों भाई, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन दूंगा, 3 वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। अगली वीडियो को मैं इसमें आधा लिंक नहीं करने वाला, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा और लेता ना तो भाई अपना आधा दूसरा पार्ट आ जाता। तो मैं चाह रहा हूं कि इस पूरे पार्ट को एक ही साथ खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कहां से कलेक्ट किया जाता है, डेटा 2 जगह से कलेक्ट किया जाता है। देयर आर बेसिकली 2 सोर्सेज ऑफ डेटा कलेक्शन, वन इज नोन एज प्राइमरी सोर्स, सेकंड इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स। दोनों का मतलब समझिए। पहले बात करते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन की, कि प्राइमरी सोर्स क्या है, कहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है, या प्राइमरी सोर्स का मतलब क्या होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। जहां से डेटा बना है वहीं से डेटा स्टार्ट हो रहा है। कलेक्ट कहां से कर रहा हूं, जहां से डेटा बना है। अब इस चीज का मतलब समझना, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। मैं वहां से कलेक्ट करके ला रहा हूं, कहां से, फ्रॉम इट सोर्स ऑफ ओरिजिन। जहां से डेटा बना है मैं वहां से उसको कलेक्ट करके ला रहा हूं। व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन, जहां से डेटा बना है, ओरिजिनलिटी ऑफ डेटा, जहां से डेटा बन के आया है, जहां का डेटा है, जिनसे कलेक्ट करना है, उन लोगों के थ्रू ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। उन लोगों के थ्रू मतलब उन लोगों के से ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। जरूरी नहीं है कि मैं उनके पास जाके इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, कैसे भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, पर मैं एक्चुअल में उस इंडिविजुअल के पास जाके या एक्चुअल में उस इंडिविजुअल के थ्रू ही इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। समझ में आई ये बात। व्हाट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन, कि जहां से वो डेटा का ओरिजिन हुआ है, जहां से वो डेटा बना है, वहीं से मैं लेके आ रहा हूं। यानी कि इन शॉर्ट मैं वो डेटा बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो डेटा बना रहा हूं। दैट इज नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन। इट ऑफर्स फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। पहली बार ही डेटा बन रहा है रिलेटेड टू योर स्टैटिस्टिकल स्टडी। जिस चीज के ऊपर मुझे स्टडी करनी है वो वाला डेटा फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता करना है कि मेरी क्लास के बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या है, मैं एक एक के पास जाके पूछा, वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। क्यों, क्योंकि जहां से वो डेटा बना है, अब मैं पहली बार जाकर उनसे पूछ रहा हूं, वो प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन है। जहां से उस डेटा का ओरिजिन हुआ है वहीं से डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो कौन सा सोर्स ऑफ कलेक्शन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। व्हाट इज प्राइमरी सोर्स, फर्स्ट हैंड सोर्स, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट हैंड सोर्स। उसी तरीके से दूसरा अपना आता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी सोर्स की बात करते हैं, फिर डेटा की बात करेंगे। सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन का मतलब एग्जांपल से समझना। अब बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है वो उनकी मार्कशीट में चढ़ चुका है,
और वो मार्कशीट में चेक कर रहा हूं और उस मार्कशीट के अकॉर्डिंगली मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या करा है, मैं जहां से डेटा बना है वहां से नहीं ले रहा, जहां डेटा बन के रखा हुआ है मैंने वहां से लिया। तो वो कौन सा है, दैट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। ध्यान से समझो डेफिनेशन। It implies obtaining the relevant statistical information from agency or an institution which is already in possession of that information। यानी एक एजेंसी या कोई एक इंस्टीट्यूशन जिसके पास वो डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है, मैंने वहां से वो डेटा कलेक्ट कर लिया। दैट इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। मैं जहां का वो डेटा है, जहां से उस डेटा का ओरिजिन हुआ, मैं वहां नहीं गया, वहां के मैंने लोगों से बात नहीं करी, वहां की पॉपुलेशन से बात नहीं करी। मैंने क्या किया, वो डेटा पहले किसी ने कलेक्ट कर लिया था, उसने कलेक्ट करके कहीं रख दिया और वहां से मैं देख रहा हूं। दैट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। दोनों के बीच में मतलब समझ में आया। प्राइमरी सोर्स जहां का डेटा है वहीं से, सेकेंडरी सोर्स जहां का था वहां से कलेक्ट होके एक इंस्टीट्यूशन, एक एजेंसी के पास रखा हुआ है, वहां से डेटा लेना, दैट इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब देखो, जब सोर्स दो है तो डेटा के टाइप भी दो होंगे। व्हेन सोर्सेज आर टू देन टाइप्स आर आल्सो टू। तो दो टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन देखना ध्यान से, ज्यादा नहीं है, छोटे से दो टाइप हैं। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। जो डेटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया गया वो प्राइमरी डेटा, जो डेटा सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट किया गया वो सेकेंडरी डेटा। सर ये तो हमें भी पता है, ये तो दिख रहा है। अब ये दिख रहा है तो अच्छी बात है, दिखने दो, समझो बात को। तो व्हाट इज प्राइमरी डेटा? डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इज नोन एज प्राइमरी डेटा। वो डेटा जो कि इन्वेस्टिगेटर ने, मतलब जो ले रहा है इंफॉर्मेशन, कलेक्ट किया है खुद के पर्पस के लिए, खुद के या खुद की ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। यानी पहले वो डेटा किसी ने कलेक्ट नहीं किया है। ये जरूरी नहीं है जैसे मैं ब्लड ग्रुप ले रहा हूं, भाई पहले किसी और ने 2 साल पहले ब्लड ग्रुप लिए थे, पहले किसी और ने 3 दिन पहले ब्लड ग्रुप लिए, वो उसने उसके लिए लिए। मैं किसी और वजह से मेरे किसी पर्पस के लिए ब्लड ग्रुप ले रहा हूं आपके, वो भी प्राइमरी डेटा कहलाएगा। तो व्हाट इज प्राइमरी डेटा? मेरे ओन पर्पस के लिए मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, ओरिजिनल डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, ओरिजिन डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। डेफिनेशन एक एक बात कहती है, ध्यान से सुनो वापस से। डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस, खुद के पर्पस के लिए उसने डेटा कलेक्ट करा है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से अंत तक फर्स्ट टाइम वो डेटा कलेक्ट हुआ है, उस डेटा को क्या बोलेंगे? प्राइमरी डेटा। सीधी सी बात है, जो डेटा पहली बार आपने खुद के पर्पस के लिए, जिस डेटा को आप कलेक्ट करके स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बनाना चाहते हो, आप पहली बार उसको कलेक्ट कर रहे हो, घर घर जाके कर रहे हो, क्वेश्चन आया भेज के कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, दैट इज प्राइमरी डेटा। क्लियर? कट। आगे देखो, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट डेटा कौन सा है आपका? सेकेंडरी डेटा। तो व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? जो डेटा पहले किसी ने कलेक्ट कर लिया था, प्राइमरी डेटा किसी ने कलेक्ट कर लिया था, उसने वो कलेक्टेड डेटा कहीं रखा हुआ है एजेंसी के पास, इंस्टीट्यूशन के पास, उसकी लैपटॉप में, उसकी फाइल में, उस डेटा को मैं ले रहा हूं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। मतलब सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट किसी और ने की, किसी और वजह से की। अब मैं उस वजह को अपनी वजह में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं और वहां की इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन आई हमारे स्कूल में, उसने ये पता करा कि बच्चों का ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, इन तीनों के बीच में कितना रिलेशन है। उसने हर बच्चे का ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट लिख के एक इंफॉर्मेशन एक कागज में, एक कॉपी में, एक फाइल में रखी। अब उसने उससे क्या निकाला? उससे उसने कंक्लूजन निकाला कि बच्चों की ग्रोथ कितनी है। अब वो इंफॉर्मेशन कहीं रखी हुई है। अब मुझे ये पता करना है कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कितनी है, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट कितनी है। मैंने क्या करा? इंच टेप लेके अगर मैं नाप रहा हूं, दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन, और वो जो डेटा कलेक्ट होगा वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। पर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, 10 दिन पहले वो लोग हमारे विद्यालय में आए थे, स्कूल में आए थे, ठीक है, और आने के बाद उन लोगों ने ये 3 चीजें कलेक्ट की थी अपने पर्पस के लिए। अब उन 3 में से एक चीज
मैं मेरे पर्पस के लिए ले सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैं क्लास टीचर के पास गया, मैंने कहा मैम वो आए थे, उन्होंने डेटा कलेक्ट करा था, तो क्या वो डेटा की कॉपी मुझे मिल सकती है, मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए। उन्होंने ओके कर दिया, वो डेटा की कॉपी मुझे मिली, मैंने उसमें से अपने काम की इंफॉर्मेशन निकाल ली और मेरा काम हो गया। ये क्या है, दिस इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन से मैंने काम किया, लिखा लिखाया काम मैंने उठाया, और जो डेटा मुझे मिला वो प्राइमरी डेटा नहीं था, वो सेकेंडरी डेटा था। डेफिनेशन समझे? इट रेफर्स टू द डेटा विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो पहले से पड़ा हुआ है, एंड विच हैज बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस, जो किसी और वजह से कलेक्ट किया गया होगा, देन द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। और मतलब जिस क्वेश्चन का मैं आंसर ढूंढ रहा हूं, एवरेज हाइट ढूंढ रहा हूं मैं, उसके लिए नहीं, किसी और वजह से वो डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके रखा हुआ है, तो उस डेटा का जब मैं उपयोग करूंगा, वो डेटा कौन सा है, सेकेंडरी डेटा। और उस सोर्स को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इसको बहुत अच्छा नाम दिया गया है, जिसको नाम हम कहते हैं सेकेंड हैंड डेटा। सेकेंड हैंड का मतलब यूज की हुई चीज। सेकेंड हैंड कौन होता है, किसी और ने यूज कर रखा है, आप उसको ले रहे हो। उसी तरीके से सेकेंडरी डेटा, किसी और ने वो डेटा प्राइमरी सोर्स से या किसी और ने वो डेटा कलेक्ट किया था, उसके लिए वो प्राइमरी था। अब वो कलेक्ट करके उसने रख दिया और आपने उस डेटा को देखा, उस देखने के बाद काम करा, दैट इज सेकेंडरी डेटा। वो कौन सा हो गया, वो आपका सेकेंडरी डेटा। सिमिलर डेटा, ध्यान से समझो। चलो एक बार एग्जाम्पल बताता हूं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। चलो बाद में कैसे बात करेंगे इस बारे में। हाँ देखिए, आगे बात करते हैं, क्या कह रहा था मैं, हाँ सेम डेटा, एक ही डेटा प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कलेक्ट करी बच्चों की एवरेज हाइट और लिखी, दैट इज प्राइमरी डेटा फॉर मी। वो कलेक्ट करके मैंने अपने टीचर को दिखाया, उसने वहां से नोट डाउन कर लिया, दैट इज सेकेंडरी डेटा फॉर हिम। सेम डेटा है, सेम एवरेज हाइट है, मैंने कलेक्ट करा है, कलेक्ट करके मैंने खुद के पर्पज के लिए यूज करा, टीचर को लगा कि हाँ ये उस काम में भी आ सकता है, तो उसने वो उस चीज की कॉपी मुझसे ले ली और उसने अपने काम की चीज उसमें से कर ली, दैट इज सेकेंडरी डेटा। सेम डेटा प्राइमरी भी हो सकता है, सेम डेटा सेकेंडरी भी हो सकता है, इस बेस्ड की किसने कलेक्ट किया है, किस वजह से कलेक्ट किया है और कब कलेक्ट किया है। अगर आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा को, तो दैट इज प्राइमरी डेटा। और कलेक्ट किए हुए, जो पहले कलेक्ट हो चुका है, उस डेटा के उपयोग से कुछ रिजल्ट निकाल रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी डेटा, क्योंकि प्राइमरी डेटा जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उन लोगों ने, मैंने बात की थी ना हाइट वेट ग्रुप, ये जो था ब्लड ग्रुप, उन लोगों ने जब कलेक्ट किया था, उनका मोटिव था ऑल ओवर ग्रोथ देखनी एक स्टूडेंट में, तो उन्होंने उस बेसिस के हिसाब से काम करा, तो वो एक्यूरेट था, क्योंकि उन्होंने हर बच्चे के पास जाके काम करा। सेकेंडरी डेटा इतना एक्यूरेट नहीं होता कभी कभी, क्योंकि उन्होंने जो कलेक्ट करा उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है उन्होंने अपने रिजल्ट को थोड़ा स्पेसिफाई, थोड़ा इम्प्रोवाइज किया हो, कुछ किया हो, ऊपर नीचे कुछ करा हो, मैंने तो जो छपा हुआ वही का वही मैंने उतार लिया। जैसे होता है ना, उसने कॉपी छापी, मैंने प्रोजेक्ट बेसिस छाप दिया। क्यों? अब उसने अगर ऐसे लिखा हो, जैसे उसने कहीं से लिखा हो, उसको वर्ड समझ में नहीं आया, हमको भी समझ में नहीं आया, मैंने भी क्या करा, ऐसे लिख दिया। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। भैया उसने जैसा लिखा, प्राइमरी ने जैसा लिखा, मैंने भी ऐसा जैसा लिख दिया। इस बंदे से पूछे जाए ये क्या लिखा है, वो बता देगा, सर दिस इज हिम्स। ये क्या है, मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी डेटा वाले को पता है कि उसने किस पर्पस के लिए किया था, क्या था, कैसा था, कब था, क्यों था, इसको कुछ नहीं पता। ये तो बस छापने वाला काम है कि रात को डोरेमोन वाली ब्रेड खाई और सुबह पेपर में लिख गया है, क्या था क्या नहीं था सब गायब हो गया। ठीक है, चलिए बस बहुत है आज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। ध्यान रखें, आज छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं अगले टॉपिक को इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहता, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। कल फिर मिलेंगे आपसे मोड्स या मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन को लेकर। 4 मेथड हैं, 3 एक साथ, एक अलग, तो वो सब चीजें कल देखेंगे। आज के बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। वीडियो देखने के बाद ज़रूर आपकी बहुत सारी सवालात के जवाब हासिल किए होंगे, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। लेकिन कुछ अहम इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ आपके साथ जो है शेयर करना चाहूँगा, बांटना चाहूँगा।
तो इसमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के ताल्लुक़ से कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा इज़ कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम और बाय द पर्सन कंडक्टिंग द स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। एक इंक्वायरी करने के लिए, एक मालूमात करने के लिए, गोया कि एक तजस्सुस के तौर पर किसी चीज़ को खोजने के लिए, किसी चीज़ के ताल्लुक़ से तफसीलात बटोरने की गर्ज से जो है आप देखेंगे कि प्राइमरी डाटा जो है कलेक्शन किया जाता है। यानी ये बिल्कुल इब्तदाई मवाद होता है। इब्तदाई मवाद में आप देखेंगे कि ये इंतहाई जो है कारगर होता है। इंतहाई कारगर इन द सेंस ऑफ बोलेंगे कि कोई भी नई रिसर्च करना है, कोई भी एक मैदान के अंदर एक पहली मर्तबा जो कलेक्शन होता है डाटा का, मवाद का, मालूमात का, तो ये हर किस्म के सब्जेक्ट में हो सकता है। हर किस्म के मैदान में इस किस्म के मवाद को इकट्ठा किया जा सकता है। तो द डाटा विच इज़ कलेक्टेड वेरी फर्स्ट टाइम, और बुनियादी तौर पर इसे पहली मर्तबा इसके ताल्लुक़ से, नई चीज़ के ताल्लुक़ से तहक़ीक़ जो है होती है, उसके पीछे बहुत सारा सरमाया भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इब्तदाई मवाद जो है इस तरीक़े से हासिल किया जाता है। इसका मुख्तसर सा तारुफ़ है और ये बहुत हकीकी होता है और बिल्कुल एकदम नया होता है। ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है, ये कहीं मैगज़ीन्स में छपी हुई या कोई वीडियोस के अंदर पहले ही से किसी ने इकट्ठा किया हो, ऐसा नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल नई होती है और बिल्कुल ओरिजिनल, यानी एकदम हकीकी हक़ाइक़ जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो है स्टडी के मुताल्लिक़ होती है। जो भी रिसर्च करना है, जिस चीज़ का भी मुताला करना है, जिस शय और इल्म के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात करना है, मज़ीद रिसर्च करना है, तो उसके मुताल्लिक़ ही स्टडी की जाती है। बहुत ही रस्मी तौर पे जो है इसका मुताला और जांच जो है करने की कोशिश की जाती है, ताकि इल्म जो है मज़ीद बढ़े और लोगों के सामने नई नई चीज़ें आ सकें। और साथ ही साथ इट इन्वॉल्व्स ह्यूज जो है कॉस्ट्स, टाइम, एफ़र्ट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। तो ये बहुत पैसा यानी फाइनेंस भी इस पर ख़र्च करना लाजमी होता है, क्योंकि जब आप बड़ी रिसर्च करेंगे, पहली मर्तबा कोई चीज़ के मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे और उसका एक एरिया होगा, सर्टेन एरिया, चाहे वो मुल्क की सतह पे हो या रियासती सतह पे हो या कोई और जोग्राफियाई सतह पे हो, तो बताने का मकसद ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा ख़र्च जो है दरकार है और टाइम भी, वक्त भी काफ़ी लग सकता है इसको। कई रिसर्च तो ऐसी हुई इस दौर के अंदर हम देखते हैं कि जिसके पीछे कई साल लग गए और कई सालों के बाद कोई चीज़ जो है खोजी जाती है, कोई चीज़ का पता लगता है, कोई मसले का हल जो है हमारे सामने पेश किया जाता है। तो इस तरह तो गोया कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत सारे एफ़र्ट्स लगना पड़ता है। न सिर्फ इस पे फील्ड वर्कर्स जो है काम करते हैं, फिर उसको एनालिसिस किया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है, हर तरीक़े से इसको अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के सलाहियतों की ज़रूरत भी होती है। तो इस तरह एफ़र्ट्स भी जो है बहुत ज़्यादा लगते हैं। और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशंस, कई लोगों के रिस्पॉन्सेस लेना पड़ेगा हमें, मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाक़ात करते हुए, उनसे सवालात करते हुए, उनका रिस्पॉन्स यानी उनके जवाबात को हम नोट करते हुए जो है कोई एक जो है एक मतलब अख़ज़ कर सकते हैं। तो उस बुनियाद पे जो है डाटा जो है डेवलप होता है, नमो पाता है। तो इस तरह आप देखेंगे देयर इज़ नो नीड फॉर एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस इन यूजिंग द डाटा, यानी इसके लिए जो है मज़ीद कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस नहीं। जब प्राइमरी डाटा किसी ख़ास स्टडी के तहत कलेक्ट कर ली जाती है तो बस अब वक्त आता है कि उसे इम्प्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे और मज़ीद इसके पीछे जो है बोलेंगे कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की मज़ीद जो है ज़रूरत नहीं होती है। अब देखेंगे कि सेकेंडरी डाटा ये इस बात की हम मिसाल जहन में रखेंगे, इट इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा, यानी पहले ही से किसी मुताले के लिए या किसी काम के मकसद से जो है वो मुताला किया गया है और उसके नोट्स जो है और उसके हक़ाइक़ जो है लोगों के सामने अफ़शा कर दी गई हैं। जिस तरीक़े से जैसा कि न्यूज़पेपर्स में आ चुका है या मैगज़ीन्स में आ चुका है या वेब पोर्टल्स में आ चुका है या जो है दीगर सोशल मीडिया और जो है नेट पे जो है ये अवेलेबल है, तो हम समझेंगे
कि ये जो मामला है बहुत ही सेकेंडरी डाटा यानी ये जो सानवी मवाद है वो अवेलेबल डाटा है, ऑलरेडी अवेलेबल डाटा। और एक चीज़, इट इज़ प्रोसेस्ड एंड हेंस नॉट ओरिजिनल। ये जो है कोई भी स्टडी के लिए आप नंबर ऑफ़ सेकेंडरी डाटा के हक़ाइक़ जो है मिल जाते हैं आपको। कोई भी काम अगर आप करना है, कोई एक बिज़नेस सेटअप करना है, तो उससे मुताल्लिक़ कई जो है आपको डाटा कलेक्शन के लिए वेब पे और जो है नेट पे जो है आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह क्या करेंगे आप, सेकेंडरी डाटा इज़ नॉट ओरिजिनल, ये आप ही के कारोबार के लिए रिसर्च नहीं की गई या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया, बल्कि पहले ही से मौजूद जो है डाटा से इस्तेफ़ादा किया जा रहा है। तो ये भी एक किस्म का फ़ायदा होता है, लेकिन इसे हम सेकेंडरी डाटा या जो है सानवी मवाद जो है कहते हैं। इसी तरह इट मे और मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेवेंट टू द स्टडी। हो सकता है आप अपने काम को बजा लाने के लिए कुछ आप जो है डायरेक्टली, इट इज़ नॉट रिलेटेड डायरेक्टली, यानी रास्त तौर पे ये शायद आपके मुताले से ताल्लुक़ नहीं रखती है। आपसे काम, आपका जो काम है, आपका जो मकसद है, उससे रास्त तौर पे उससे ताल्लुक़ न हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है उसका जो है इफ़ादा या फ़ायदा जो है आपको हो जाता है, तो उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आप हासिल करेंगे। तो इस तरह ये शायद आपकी मुकम्मल तौर पे आपके स्टडी या मुताले के मकासद को पूरा ना करे, लेकिन आपकी कुछ हद तक जो है रहबरी कर सकती है। इट इज़ रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव एंड टेक्स लेस टाइम एंड एफर्ट्स। यानी अब प्राइमरी डाटा आप देखेंगे तो वेरी फर्स्ट टाइम है, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारा वक्त और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन और आपको इनपुट्स लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इट इज़ वेरी रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, यानी कम खर्च पर हो जाता है। आप नेट पे सर्च कर दीजिए, बहुत सारे मालूमात मिल जाते हैं। वेब पेज देख लीजिए या फेसबुक पेज देखिए या और कोई सोशल मीडिया का पेज देखकर आप अपने यूट्यूब चैनल्स देख सकते हैं। आप उससे जो है आप बहुत सारा मवाद जो है आप हासिल कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी। तो हम सेकेंडरी और प्राइमरी के दरमियान ज़रा सा फ़र्क करना ज़रूर जो है जहन में रखें। और आखिरी पॉइंट सेकेंडरी डाटा के तहत, इट शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर। ये बहुत एहतियात के साथ इसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये खुसूसन आपकी स्टडी या आपकी जो स्टडी का मकसद है उसको जहन में रखते हुए, उसे मलहूज़ रखते हुए जो है वो डाटा जो है प्रिपेयर नहीं किया गया है, वो डाटा, वो मवाद तैयार नहीं किया गया है, बल्कि किसी और काम, किसी और मकसद के लिए तैयार हुआ था, जिसे पब्लिश होने के बाद आप तक पहुंचा है नेट के ज़रिए, वेब के ज़रिए। तो ये हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मफाद हो सकता है, लेकिन आप बहुत ही एहतियात के साथ कौन से नुकात आपको रहबरी दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं आपकी स्टडी में, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल्ली होकर, केयरफुल अंदाज में जो है आप आगे बढ़ें। तो इस तरह हमने आज जो है डिस्कस किया है, मुख्तलिफ़ किस्म से आपके सामने बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, कारोबारी शुमारियात के ताल्लुक़ से भी तफसीलात रखी गई, और साथ ही साथ जो है आप देखें कि प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के यानी इब्तदाई मवाद, सानवी मवाद या बुनियादी मवाद भी कहते हैं प्राइमरी डाटा को। तो इस तरह आपने जो है एक वीडियो भी देखी, फिर हम भी जो है आपके सामने बहुत सारे अहम बातें रखें। तो अभी जो भी सवालात हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारे सवालात के जवाब आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर मज़ीद कोई सवालात है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस मुकम्मल क्लास को, कंप्लीट क्लास को सुनने के लिए जो है आपका बहुत बहुत शुक्रिया।